एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस क्लास में हम क्लास 10th का साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसको हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। हमने इसमें 10 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा है और अभी कौन कौन सा चैप्टर हमको बाकी है, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं तो हमारा चैप्टर फर्स्ट था रासायनिक अप्रियाएं एवं समीकरण, इसको हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने चैप्टर 2 पढ़ा अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। अध्याय 5 था जैव प्रक्रम। अध्याय हमारा 6 था नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ से देखते हैं। फिर अध्याय 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय 8 हमने पढ़ा आनुवंशिकता। अध्याय 7 पढ़ा जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय 9 चैप्टर था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। अध्याय 10 मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। हमको आज यही पढ़ना है, मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण। 4 चैप्टर हमारा और बाकी है, इसी को हमको पढ़ना है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, मानव नेत्र जो होता है यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें क्या करता है, इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है, ठीक है। जो हमारा नेत्र है, जो मानव नेत्र है, ये कैसा कार्य करता है, एक कैमरे की भांति कार्य करता है, ठीक है। जो हमको देखने के लिए क्या करता है, योग्य बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। याद रखे रहिएगा, मानव नेत्र कहाँ स्थित होता है, यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखे रहिएगा। और एक चीज़ और याद रखे रहिएगा, जो मानव नेत्र होता है यह एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। और ये जो आँख का जो पलक होता है ये कैमरे की डायफ्राम की बात ये कार्य करता है। भी हम आगे इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। और हम देखते हैं कि मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसको हम समझ लेते हैं मानव नेत्र के 3 भाग कैसे होते हैं। 1 मिनट के फिगर लाएं तब आपको समझाएं। यहाँ पे देखिए दिया गया है मानव नेत्र, ठीक है। तो मानव नेत्र के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है अग्रभाग होता है, दूसरा क्या होता है मध्य मिडिल वाला भाग ये होता है, तीसरा क्या होता है लास्ट वाला होता है, ठीक है, जिसको बैक कहा जाता है। तो जो फ्रंट होता है इसमें कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस, प्यूपिल इतने होते हैं। आइरिस को हम परितारिका कहते हैं, प्यूपिल को हम ये पुतली कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया ये सब कहाँ रहते हैं, आगे वाले में देखिए यहाँ पे बना है पुतली, परितारिका, ठीक है, श्वेत मंडल, ये सब कहाँ के भाग हैं, ये फ्रंट के भाग होते हैं। मिडिल में कौन कौन सा रहता है, एक्वस, ह्यूमरस, विट्रीज, ये सब रहते हैं। अभी आगे हम इसके बाद सिलियरी जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये भी देखिए, ये जो पच्छाभी पेशियाँ इसी को कहा जाता है सिलियरी पेशियाँ। ये सब किसकी भाग है, मध्य वाले की भाग है। लास्ट में हम देखते हैं तो रेटिना, नर्वस, ये जो दृक तंत्रिका गया है ये, और ये जो पीला वाला भाग है इधर रेटिना। रेटिना को क्या कहा जाता है, पटल कहा जाता है, दृष्टि पटल, इसी को ये रेटिना इसी को कहा जाता है, दृष्टि पटल को, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये सब हमारे बैक के भाग हैं, ठीक है। इतना याद हो गया। चलिए फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि कौन सा पार्ट के बारे में क्या है। तो पहला दिया गया है श्वेत मंडल, जिसको कार्निया कहा जाता है। श्वेत मंडल जो देखिए, ये जो आगे वाला आँख का जो आगे वाला भाग होता है, देखिए यहाँ पे ये श्वेत जो सफ़ेद कलर बना है ये कौन सा है, श्वेत मंडल है। इसी को क्या कहा जाता है, कार्निया कहा जाता है। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में जो भी प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, अधिकांश जो अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ से ही हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं लेंस। यह एक उत्तल लेंस है। अभी हमने बताया जो आँख है यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अपसरित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है, ठीक है। फोकस दूरी में यह सूक्ष्म समायोजन करता है, कौन, लेंस। परितारिका क्या होता है, कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। हम आँख बना लेते हैं, रुकिए देखिए, जैसे ये देखिए कोई आँख है, ठीक है। आँख में क्या होता है, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे एक होता है काला कलर भाग, ठीक है। ये देखिए ये आँख बन गया, ठीक है, ये हो गया आँख। इसमें हम देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके किनारे ऐसे एक और पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो अंदर ये जो काला वाला भाग है ये क्या कहलाता है, प्यूपिल। प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल को क्या कहा जाता है, पुतली। तो जो ये काला वाला भाग होता है ये क्या होता है, पुतली होता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये जो सफ़ेद कलर यहाँ पे जो, रुके दूसरे कलर से हम दिखा दें आप लोगों को, हाँ
अब इस कलर वाले से देखिए, जो ये इस कलर का है, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आइरिस, ठीक है, ये होता है आइरिस। उसके बाद ये जो बीच में जो सफ़ेद वाला भाग है, इसको देख लीजिए, ये जो पूरा देखिए, ये जो पूरा सफ़ेद वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, एक मिनट हो जाइए, ये जो सफ़ेद वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, स्क्लेरा कहा जाता है, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया कि कौन सा क्या होता है। यहाँ से हमने क्या देखा, जो ब्लैक वाला भाग है, ये जो बीच में जो ब्लैक वाला है, ये क्या कहलाता है, प्यूपिल कहलाता है। इसके किनारे जो बना होता है ये आइरिस होता है, और ये जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, सफ़ेद वाले पार्ट को श्वेत पटल कहा जाता है, स्क्लेरा। ये आंखों का सबसे बड़ा भाग होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। और एक बार देखते हैं कि नींद की कमी से क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है, जिसे कंजक्टिवा नामक रोग कहा जाता है, ठीक है। तो श्वेत पटल किसको कहा जाता है, ये जो सफ़ेद वाला भाग है ये श्वेत पटल है। रुकिए एक मिनट, हम इसको दूसरे कलर से आप लोग को समझा दें। इतना समझ में आ गया, एक बार फिर से समझा देते हैं, जाइए। ये देखिए, ये होता है आँख, ये होता है बीच वाला भाग जो ब्लैक कलर होता है, उसके किनारे ये ऐसे बना होता है। तो ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, श्वेत पटल कहा जाता है। ये आँख का सबसे बड़ा भाग होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। ये जो बीच में होता है इसको क्या कहा जाता है, ये पुतली होता है, ठीक है, जिसको प्यूपिल कहा जाता है। ये जो इसके बाद वाला जो भाग होता है इसको आइरिस कहा जाता है, ठीक है। तो जो आइरिस होता है ये 3 रंग का हो सकता है, याद रखिएगा, ब्लैक, एक मिनट हो जाइए, ये कैसा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक ब्राउन कलर का हो सकता है। इसी से आंखों का कलर निर्धारित होता है कि कौन से कलर का आंख होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से फिर हम पुतली के बारे में देख लेते हैं। पुतली क्या होता है, इसी को परतारिका को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा पुतली क्या होता है, पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये समझ में आ गया। रेटिना क्या होता है, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है जिससे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं, ठीक है। इसको हमने समझा कि क्या हम देख रहे हैं, रेटिना क्या होता है, यह प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए प्रदीप्त हो रहा है तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल जो होती है दृक् तंत्रिकाओं, जो नर्व तंत्र होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, ये मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तथा मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये रेटिना का कार्य होता है, ठीक है। और इसी रेटिना को क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल कहा जाता है। यह आंखों के पीछे क्या होता है, स्थित होता है। इसी पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। तो याद रखे रहिएगा कि जो दृष्टि पटल होता है उसी को रेटिना कहा जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए जो पीला वाला इधर जो दिखा रहा है, यही क्या कहलाता है, दृष्टि पटल। इसी को कहा जाता है रेटिना, ठीक है। इसी पे क्या होता है, कोई भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी पे बनता है, और इस पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। और एक चीज़ और हम देखें तो शरीर तथा आँख के अनुपात के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा आँख हिरण का होता है और सबसे छोटा आँख किसका होता है, हाथी का होता है, याद रखिए रहिएगा। और चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। हमने रेटिना के बारे में पढ़ लिया। रेटिना, कॉर्निया देख लीजिए, कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया के बारे में भी पूछ सकता है। तो यह आंखों के बाहर एक पतला झिल्ली का आवरण होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो इसी को श्वेत मंडल की तरह कहा जाता है। तो देखिए ये होता है, ये जो सफ़ेद वाला भाग होता है ये तो कहा जाता है श्वेत पटल, ये आँख का सबसे बड़ा भाग होता है। हम देखते हैं कॉर्निया क्या होता है, यह आंखों के बाहर एक पतला झिल्ली के आवरण के समान होता है जो आंखों के लिए टेम्पर ग्लास का कार्य करता है, ठीक है। इतना समझ में आता है। और यह जो होता है रेटिना, यह आंखों के जो कॉर्निया होता है यह आंखों के संपर्क में नहीं होता। तो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा, आप लोग फिर से देख लीजिए। हमने पढ़ा प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल क्या होता है, इसको हम देखते हैं तो ये एक काला गोला जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, यह पुतली कहलाता है। यह 3 रंग का हो सकता है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। फिर हमने देखा आइरिस, यह आइरिस के मध्य में क्या होता है, जो आइरिस होता है, ये जो भूरा कलर का जो किनारे वाला पार्ट होता है इसको आइरिस कहा जाता है। स्क्लेरा हमने देखा जिसको श्वेत पटल कहा जाता है, यह आँख का सबसे बड़ा भाग होता है, सफ़ेद रंग का होता है। फिर हमने देखा कॉर्निया, यह आँख के बाहर एक पतला झिल्ली का आवरण के समान होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, रेटिना, रेटिना को ही दृष्टि पटल कहा जाता है। यह आँखों के पीछे एकदम स्थित होता है। देखिए यहाँ पे बताएं कि ये आँख के देखिए पीछे एकदम स्थित है, ठीक है।
और इस पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, तो ये कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इतना हमको समझ में आ गया। आँख के हमने कितने भाग पढ़े, 3 भाग पढ़े, फ्रंट, मिडिल, बैक। फ्रंट पे क्या होते हैं, फ्रंट वाले भाग पे कार्निया, स्क्लेरा, आइरिस, प्यूपिल ये सब होते हैं। मिडिल वाले में ये हम इसको इसमें तो उतना नहीं दिया है डीप में, लेंस वगैरह, सिलेरी मांसपेशियाँ वगैरह होती हैं, जो पच्छाभी मांसपेशियाँ होती हैं ये होती हैं। बैक वाला पार्ट हमारा जो पीछे वाला पार्ट है, इसमें रेटिना पाया जाता है, नर्व्स तंतु पाया जाता है। ठीक है, तो हमने इस सब के बारे में पढ़ लिया कि कौन क्या होता है। आगे हम देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या दिया गया है। दूर बिंदु क्या होता है, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मतलब क्या, ऐसा दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र क्या हो, वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सके। ठीक है, तो दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत दूरी पर होता है। निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के कोई व्यक्ति देख सकता है, तो वो नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो याद रखे रहेगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निकट मतलब दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है लगभग कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अगर हम 25 सेंटीमीटर के दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसको हम अच्छे से देख सकते हैं या फिर हमारा आँख उसको अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, समंजन क्षमता क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाता है। लेंस की वक्रता पश्चाप पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अभी हमने बताया कि जो पश्चापी पेशियाँ होती हैं उसके द्वारा क्या होता है, इसको समायोजित किया जाता है। देखिए, पश्चाप पेशियाँ अगर शिथिल हैं तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। पश्चाप पेशियाँ अगर सिकुड़ती हैं, मान लीजिए पश्चाप पेशियाँ क्या होगी, अगर आँख सिकोड़ के देखेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाता है तथा फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए, अगर लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, दृष्टि दोष हम देखते हैं तथा उनका संशोधन। मोतियाबिंद यह किसको होता है, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस धुंधिया तथा कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। और मोतियाबिंद का तो मतलब फिर शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, व्यक्ति को निकट रखी वस्तुओं को तो वह स्पष्ट देख लेता है। देखिए, निकट में क्या होता है, निकट वाला देख लेगा, दूर का नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाता, इसको देखते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। समझ में आए, उनका जैसे दूर बिंदु जो हम किसी भी सामान्य मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। ठीक है, और अगर हम पूछे निकट कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इनका क्या होता है कि दूर बिंदु अनंत ना होकर ये क्या होता है, आँख के पास आ जाता है। इसी वजह से इनको क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है तथा इनको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दोष उत्पन्न होने का कारण होता है कि अब नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक बढ़ जाता होता है तथा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना होता है। निवारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, जिसी को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होता है दूर की वस्तुओं को तो देख पाता है परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। यह इस वजह से होता है क्योंकि जो निकट बिंदु सामान्य 25 सेंटीमीटर होता है, यह क्या होता है 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। इसी वजह से उनको क्या होता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो देखने का निकट वाला जो है यह 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, तो इनको कौन सा दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष। जिसमें इनको क्या होता है, दूर दृष्टि में दूर की वस्तु तो इनको दूर की तो इनको अनंत रहता है, इनको अच्छे से दिखाई पड़ता है, पर जो निकट की वस्तु होती है इसमें इनको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसमें क्यों होता है, क्योंकि नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है। ठीक है, और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो उससे ज़्यादा का हो जाता है। इसका के लिए क्या इसका निवारण होता है कि इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जरा दूर दृष्टिता। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता क्या होता है, घट जाता है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, इस दूर को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए, जरा दूर दृष्टि में क्या होता है, जो निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य मानव का, वह 25 सेंटीमीटर से हट के उससे ज़्यादा हो जाता है। इसी को जरा दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। यह पश्चाप पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, जरा दूर दृष्टिता के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
और देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं, दूर भी पाया जाएगा, निकट भी पाया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, द्विफोकस लेंसों का प्रयोग करते हैं, जिनका क्या होता है, ऊपरी भाग अवतल का प्रयोग किया जाता है तथा निचला भाग उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, दोनों नेत्रों का सिरों पर सामने होने की स्थिति का क्या लाभ है। इससे हमें क्या होता है, त्रिविमीय चाक्षुषी का लाभ मिलता है, मतलब हमें 3 डायमेंशन का लाभ मिलता है। हमारा दृष्टि क्षेत्र इससे विस्तृत है, अगर हमारी आँख के सामने है तो इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या है, विस्तृत है। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। हम इसको नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी में ऐसे करके दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिए। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग है, वे रोगी नहीं हैं, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो याद रखी रहेगा, अगर मान लीजिए किसी को मधुमेह है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है या फिर दमे का रोगी है, ऐसे व्यक्ति किसी भी कोई संक्रामक रोग ये तो है नहीं, तो ये भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो याद रखी रहेगा। मृत्यु के पश्चात 4-6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेने चाहिए। इससे क्या होता है, अतः समीप के नेत्र केंद्र को तुरंत सूचित करना चाहिए। नेत्र बैंक की जो टीम होती है, दिवंगत व्यक्ति के घर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। अब एक बार और याद रखी रहेगा, नेत्र निकालने में मात्र 10-15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसे किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जलभीत, तीव्र ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, हैजा, तनिकशोध, ये सब से हैं, इनके कारण अगर मृत्यु हुई है तो ये लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। तो याद रखी रहेगा नेत्रदान करने के क्या क्या हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है। कांच के लिए ये प्रिज्म है V से R तक का। इसमें तो स्पेक्ट्रम में तो हम पढ़ लेंगे इसको आगे, विबगोर। ठीक है, आकाश में इंद्रधनुष, ये इतना तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो इस सबको हम अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं आवेश। आवेश किसे कहा जाता है, इसको हम देखते हैं। तो आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, आवेश जो होता है परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए रहेगा। जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर देखिए, अगर प्लस माइनस है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों प्लस प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दोनों दूर दूर जाएंगे। अगर निगेटिव निगेटिव है तब भी ये दोनों दूर जाएंगे। अगर प्लस माइनस है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, कूलाम का जो आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। तो याद रखिए रहिएगा, कूलाम जो होता है आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा। एक कूलाम बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया, एक कूलाम आवेश बराबर, एक मिनट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक कूलाम आवेश बराबर 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। मतलब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये लगभग में 6.24 है। तो 6×10⁻18 यहाँ पे लिया गया है। तो मान लीजिए 6.24 कुछ होता है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6×10⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। एक फार्मूला होता है Q बराबर Ne, जहाँ पे क्या होता है, Q क्या है, कुल आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E है, E की वैल्यू क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होता है। ठीक है, तो याद रखिए रहिएगा। अब फिर हम देखते हैं हमारा क्या दिया गया है, विद्युत धारा किसे कहा जाता है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। समझ में आया, आवेश किसको कहा जाता है, विद्युत धारा किसे कहा जाता है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसको याद रखिए रहिएगा। विद्युत धारा बराबर कितना होता है, आवेश बटे समय। I बराबर कितना होता है, एक मिनट, I बराबर कितना होता है, Q/T होता है। अर्थात धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ से ये भी याद रखे रहिएगा, धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। और आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। और I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। दिया गया है
एमीटर क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर क्या होता है, यह धारा को मापता है तथा धारा की उपस्थिति को बताता है। तो याद रखिए रहिएगा, धारा को कौन मापता है, एमीटर मापता है। यह धारा की उपस्थिति को बताता है और यह सदैव किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे एमीटर का देखिए चित्र बना हुआ है, प्रतीक इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पे एमीटर लगा है, एक इसका धनात्मक होता है, एक सिरा ऋणात्मक होता है, ठीक है। और जो एमीटर होता है हमेशा किस में जोड़ा जाता है, ये सदैव किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए रहिएगा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। तो यहाँ से ये भी याद रखिए रहिएगा, विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है। याद रखिए रहिएगा। विभवांतर क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं कि विभवांतर होता है जो विभव में आने वाले अंतर को विभवांतर कहा जाता है। नॉर्मली अगर हम समझे तो विभव में आने वाले अंतर को विभवांतर कहा जाता है। या फिर देखिए यहाँ पे दिया गया, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है इसी को क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, विभवांतर के कारण ही धारा बहती है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर है, इसी वजह से जिधर कम धारा होती है उधर की तरफ धारा बहती है। यदि विभव समान होगा तो उनके बीच विभवांतर शून्य होगा, जिससे क्या होगा, धारा नहीं बहेगी। अगर मान लीजिए दो विभव हैं, अगर दोनों में समान विभव है तो क्या होगा, इसका विभवांतर शून्य हो जाएगा, जिससे इनमें कोई धारा नहीं बहेगी। इतना समझ लीजिए। और ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी स्थान पर विभव समान हो उसे सम विभव पृष्ठ कहा जाता है। इतना समझ लीजिए। और विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/θ, जहाँ पे SI मात्रा किसका क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, ये याद रखिए रहिएगा। फिर हम देख लेते हैं वोल्ट मीटर है, विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या समझ में आया। विभवांतर क्या होता है, विभव में आने वाले अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर को सदैव किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। याद रखिए रहिएगा। देखिए वोल्ट मीटर का ये है, इसका प्रतीक होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा एमीटर, यह धारा को मापता है तथा धारा की उपस्थिति बताता है। विभवांतर, यह विभव में आने वाले अंतर को बताता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, यह विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। सेल क्या होता है, यह एक सरल युक्ति होता है जो विभवांतर को बनाए रखता है, ये भी याद रखिए रहेगा। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए रहेगा। अब हम देख लेते हैं विद्युत परिपथ में समानतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है तो इसको याद रखिए रहिएगा। देखिए ये होता है विद्युत सेल का प्रतीक होता है, एक सिरा पॉजिटिव तथा एक सिरा निगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव सिरा होता है उसको बड़े से और जो निगेटिव सिरा होता है उसको छोटे से दर्शाया जाता है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, अब देखिए यहाँ पे एक प्लस से एक निगेटिव, एक प्लस से एक निगेटिव, एक प्लस से एक निगेटिव जुड़ा है, ठीक है। मान लीजिए देखिए कोई बड़ा है तो उसके साथ एक छोटा, फिर उसके बाद बड़ा तो उसके साथ एक छोटा, फिर बड़ा तो उसके साथ एक छोटा, ठीक है। खुली प्लग या कुंजी अथवा स्विच, तो देखिए उसका दर्शाने का तरीका कैसे होता है, ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें प्लग कुंजी अथवा स्विच तो ये इसको दर्शाने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है। तार संधि क्या होता है, अगर दो तार एक जुड़ रहे हैं तो इसका ये तरीका होता है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग अगर कराया जा रहा है तो इसको दिखाने का तरीका देखिए ऐसे बना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब को दिखाने का तरीका क्या होता है, ऐसे विद्युत बल्ब को दिखाया जाता है। प्रतिरोध को दिखाना है तो प्रतिरोध को दिखाने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद दिया गया है प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक का ऐसे बनता है। फिर एमीटर का ये है चिन्ह और वोल्ट मीटर का ये है, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं ओम का नियम। ओम के नियम से हमारे टीआरई में क्वेश्चन आया हुआ था, इसी फार्मूले से आया हुआ था, V बराबर IR से, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, ये याद रखिए रहिएगा। तो V इक्वल टू कितना होता है, V बराबर IR होता है। इसको समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे V अनुक्रमानुपाती क्या है, R है। हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा,
आई आर हो जाएगा। कितना समझ में आएगा? जहाँ आर एक क्या है? नियतांक। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे देखिए आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहा जाता है। हमने क्या बताया? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 1 मिनट रुकिए, इसको बता देखिए। वी अनुक्रमानुपाती किसके होता है? आई के होता है। अनुक्रमानुपाती का अगर हम इसमें चिन्ह हटाएंगे तो वी की जगह इसके आ जाएगा आई आर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है? एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है वी अनुक्रमानुपाती आई, धारा ए एम, विभवांतर वी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। यह चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। तो याद रखिए रहेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यह क्या करता है कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। आगे हम देखते हैं जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं धारा नियंत्रक दिया गया है। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। धारा नियंत्रक किसको कहा जाता है? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये देख लीजिए। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? आर किसके समानुपाती होता है? चालक की लंबाई के क्या होता है? ये समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आर जो होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये क्या होगा? हमारा जो प्रतिरोध है वो घटेगा, क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तापमान के समानुपाती होता है। आर जो होता है तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जिस प्रकार का ये रहेगा, पदार्थ की प्रकृति रहेगी उतना ही प्रतिरोध होगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजारने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, तो इतना याद होगा। विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का क्या होता है? एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता जो होता है चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है ये लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु ये तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है। धातुओं में मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता प्रतिशत कितना होता है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻16 ओम मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होता है। याद रखिएगा जो मिश्र धातु होते हैं इनका जो प्रतिरोध होगा वो मान लीजिए जिस धातु से जो उनके अवयव धातु होते हैं उससे क्या होगा? अधिक होता है। ठीक है, मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में प्रयोग किया जाता है। याद रखिए रहेगा जो मिश्र धातु होते हैं इनका उपचयन या फिर दहन जल्दी नहीं होता है। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जा सकता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होता है? कम होता है। अब देख लेते हैं हम प्रतिरोधकता को किस क्रम में वो किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं। तो प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है, तो देखिए ये ऐसे ऐसे जो होगा ये क्या होगा? एक ही लाइन में जो होते हैं उसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो देखिए ये किस में है? देखिए श्रेणी क्रम में है R1 R2 R3, ये है किसमें? श्रेणी क्रम में। यहाँ से हम समझते हैं जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए एक सिरे से दूसरे का सिरा जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध जो होते हैं R, तो R इक्वल टू कितना होता है? R1 + R2 + R3 यानी ऐसे बढ़ता चला जाता है। प्रतिरोध जो इसमें होता है प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा कुल विभवांतर जो होता है व्यक्तिगत प्रतिरोधों के विभवांतर का योग होता है। तो V = V1 + V2 + V3 होता है। देखिए यहाँ पे प्रूफ किया है R = R1 + R2 + R3। ये तो बस इतना फार्मूला याद रखे रहिएगा, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसका फार्मूला यही होता है। R = R1 + R2 + R3 ये ऐसे बढ़ता
चला जाता है। ठीक है, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध इसको देख लेते हैं, जिसको समांतर, इसी को समांतर क्रम में कहा जाता है। देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ा है, इसको देखते हैं। तो इसका फार्मूला कितना होता है, 1/r बराबर कितना होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 सोआन, ये ऐसे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक होता है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग की ये बराबर होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या लाभ होते हैं, ये देख लीजिए। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ये इसमें एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। मान लीजिए देखिए, अगर ये है, अगर किसमें है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसमें कोई एक भी अवयव खराब हुआ तो ये तुरंत परिपथ टूट जाएगा। ठीक है, तो इसके पार्श्व क्रम के क्या लाभ होते हैं, मान लीजिए पार्श्व क्रम में जो जोड़े जाते हैं, ऐसे ऐसे जोड़े जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक खराब भी हो जाता, मान लीजिए ऊपर वाला खराब भी हो गया तो ये दोनों चलते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं हो पाता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, परंतु क्या होता है, जो श्रेणी क्रम में रहते हैं उसमें क्या होती है, समान धारा बहती है। इसी वजह से क्या होता है कि ये जो पार्श्व क्रम होता है, पार्श्व क्रम अर्थात जो समांतर में संयोजन होता है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोधकता कम होती है, परंतु जो श्रेणी क्रम होता है उसमें प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम देख लेते हैं। तो ऊर्जा बराबर कितना होता है, शक्ति गुणे समय होता है। एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है। जो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। ऊर्जा बराबर कितना होता है, शक्ति गुणे समय। एच बराबर कितना होता है, PT होता है। P के जगह पे हम क्या रखते हैं, VI रखते हैं, तो हमारा I²RT। तो H बराबर का फार्मूला क्या हो जाएगा, I²RT हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अतः उत्पन्न ऊर्जा या फिर ऊष्मा बराबर कितना होता है, I²RT होता है। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम अब हम देखते हैं। ठीक है, क्या हमको पढ़ना है अभी, जूल के विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या हमने पढ़ा, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है तथा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले समय के भी समानुपाती होता है। इसने तो देखिए, जो ऊष्मा है यहाँ पे यच जो है, एक मिनट देखिए, जो यच दिया गया है ये किसके समानुपाती होगा, I² के समानुपाती, अर्थात उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होगा। फिर R के भी समानुपाती होगा तथा जो उसमें टाइम जो होता है, विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले समय के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को जूल का विद्युत धारा का तापन नियम कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है H बराबर I²RT, जहाँ H क्या है, एक ऊष्मा है। ठीक है, तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में ये अवांछनीय होता है। ठीक है, विद्युत बल में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा अक्रिय आर्गन गैस भरी जाती है। तो याद रखे रहिएगा, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। और विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है तथा उसमें नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति अभी हमने बताया है, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो P बराबर I²R होता है। तो ये भी याद रखे रहेगा, P बराबर कितना होता है, I²R होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल होता है। तो याद रखिए रहेगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट होती है। आगे हम देख लेते हैं। तो हमारा ये इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अध्याय 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब देख लेते हैं हम, चुंबक क्या होता है। चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौहयुक्त चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। इतना समझ में आया है, चुंबक क्या पदार्थ है, ये लौह तथा लौहयुक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक के हम गुण देख लेते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 गुण होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव।
समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर मान लीजिए देखिए 2 ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव कहलाता है उत्तरी पोल, एक कहलाता है दक्षिणी पोल। उत्तरी पोल को नॉर्थ एन से निरूपित किया जाता है और साउथ पोल को एस से किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों समान ध्रुव, मान लीजिए यहाँ पे हैं, अगर हम ये दोनों समान ध्रुव एक साथ जोड़ेंगे तो ये दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये दोनों दूर भागेंगे। अगर हम एक क्या है, एक एन ध्रुव है और दूसरा क्या है, यस ध्रुव, अगर इन दोनों को करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करती हुई तथा दक्षिणी ध्रुव जो होता है दक्षिण की ओर संकेत करती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का सूचन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जहां हमें अगर मतलब मान लीजिए चुंबक के क्षेत्र का वह भी क्षेत्र चारों तरफ जहां पे चुंबक बल का अनुभव किया जा सके वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो याद रखे रहिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। परिमाण व दिशा क्या होते हैं, दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक् सूचक की सुई जो होती है स्वतंत्र लटकी हुई होती है तथा एक क्षण चुंबक यह होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण देख लेती हैं। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव में प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। याद रखिए रहेगा, जो क्षेत्रीय रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद्र वक्र होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। याद रखे रहिएगा, 2 रेखाएं कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि वे यदि परिच्छेद करती तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर 2 दिशाओं में संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। अब देख लीजिए, यही है क्षेत्र रेखाएं। क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र यही होता है। देखिए ये है, अब देखिए ये क्या है, इसकी क्षेत्र रेखाएं हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे देखते हैं, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। किसने पता लगाया था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने पहला व्यक्ति था जिसने यह क्या बताया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब देख लेते हैं फिर यहाँ से दक्षिणी दाया हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है। दाया हाथ का नियम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए पे दिया गया है। इसको हम बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, आप लोग बस इतना पढ़िए क्योंकि अभी लेट हो गया है।